स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनी एकेडमी 1 पर। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं जो कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं गॉस की प्रमेय, या जिसको गॉस का नियम भी बोलते हैं। तो आइए सीखते हैं कि गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम क्या होता है। इसके हम कथन के बारे में भी पढ़ेंगे और इसका प्रूफ कैसे किया जाता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो गॉस की प्रमेय के अनुसार होते हैं, मतलब जिसमें गॉस की प्रमेय का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, और वे जो हो कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में भी आने के उनके ज़्यादातर चांस होते हैं। तो चलिए ये डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, गॉस की प्रमेय के अनुसार गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला तो प्यारे बच्चों, इस प्रमेय के अनुसार यानी गॉस की प्रमेय के या गॉस के नियम के अनुसार ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कोई बंद पृष्ठ मतलब कोई बंद आकृति है, उस से जो कुल वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मतलब घिरे हुए, जितना भी वो कुल वैद्युत आवेश घेरेगा, मतलब वो पृष्ठ में उस पृष्ठ के अंदर जितना भी टोटल कुल वैद्युत आवेश होगा वो उसका 1/ε0 गुना होता है। तो बच्चों, अगर वो क्यू आवेश घेरता है पृष्ठ, तो उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर क्यू गुना 1/ε0। ये तो हो गया इसका कथन यानी प्रमेय क्या है ये। आइए इसको अब करते हैं हम प्रूफ, किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। तो बच्चों चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो हेडिंग डाल देंगे प्रूफ या उपपत्ति, प्रूफ या उपपत्ति। तो आइए करते हैं। तो बच्चों देखो, मैंने एक आकृति मान ली जो बंद आकृति है। वो आकृति किसी भी टाइप की हो सकती है, कोई बंद आकृति है, ठीक है। मैंने इस आकृति के अंदर मान लिया कि एक प्लस क्यू आवेश रखा है इस बिंदु ओ पर, एक प्लस क्यू आवेश रखा है इस बिंदु ओ पर। अब देखो, मैंने मान लिया कि पृष्ठ पर कोई बिंदु क्या है, पी है। यहाँ इस पृष्ठ पर क्या है, यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, ये पी है। ये बिंदु क्या है बच्चों, कोई पी है, जिसकी इस बिंदु से दूरी कितनी है, आर दूरी पर स्थित है। ये कितनी दूरी पर स्थित है बच्चों, आर दूरी पर स्थित है। अब देखो, बिंदु जो P है इसके मैंने चारों साइड पे एक मान लिया कि यहाँ पे एक क्या है, छोटा सा हिस्सा। पहले हम इस छोटे से हिस्सा मान रहे हैं जिसका क्षेत्रफल कितना है, D है। और ये जो पूरा पृष्ठ है इस ये क्या है, हमारा ये पृष्ठ है, कोई A पृष्ठ है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, जो ये DA क्षेत्रफल है, अगर जो इसका सदिश वेक्टर है, जो इसका क्या है, सदिश वेक्टर DA वेक्टर है ये, और इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, ई वेक्टर है। इन दोनों के बीच में कितना कोण हो, थीटा कोण हो। इन दोनों के बीच में कितना कोण हो बच्चों, थीटा कोण हो। तो देखो बच्चों, इस प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु P पर जो हो, अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो तो क्या आएगी, देखो मतलब इस प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकाल लें तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों, ई वेक्टर बराबर 1/4πε0, और जितना उस पर आवेश है वो, और अपॉन में जितने उनके बीच की दूरी है उसका स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन क्या डाल दिया, 1। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q/r²। क्लियर है। अब देखो, जब इन दोनों के बीच में यानी ई वेक्टर के और डी वेक्टर के बीच में कितना कोण हो, थीटा कोण हो, तब क्षेत्रफल अवयव, जो हमने क्षेत्रफल अवयव ये डी ए वेक्टर माना है, डी ए वेक्टर इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहने का मतलब बच्चों, हम सिर्फ अभी इतने इतने हिस्से से गुजरने वाला कितना वैद्युत फ्लक्स होगा वो निकाल रहे हैं। तो वैद्युत फ्लक्स जब छोटा सा हिस्सा मानना तो छोटा सा ही वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, यानी कम ही वैद्युत फ्लक्स मिलेगा हमको। तो ये होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब देखो, जब हम डॉट वाली प्रोडक्ट खोलते हैं तो ये आता है हमारे पास डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस थीटा। क्या आता है बच्चों, ई डी ए कोस थीटा, सही है। अब देखो, समीकरण 1 से ई का हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, समीकरण 1 से
ई का मान रखने पर, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर। तो समीकरण 1 से ई का यहाँ पर जैसी वैल्यू रखेंगे तो डी फाई ई बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कोस थीटा। ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हमने ई की वैल्यू रख दी ऊपर से, और ये डी ए कोस थीटा। क्लियर। अब देखो, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की 1 से गुणा करेंगे तो क्यू ही आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डी ए कोस थीटा, और इसके अपॉन में ये आर स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो, ये जो डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो होता है, ये बराबर होता है डी ओमेगा, और जिसको हम घन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन कोण के। क्लियर। तो इसकी जगह पर उठाकर हम ये क्या रख देंगे यहाँ पर, डी ओमेगा। तो डी फाई बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से हमें डी फाई की वैल्यू मिल गई कितनी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा। क्लियर है? अब ये तो बच्चों, ये तो हमने इस डी ए जितना भी ये हमारा ये डी ए था, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला है। और हमको क्या करना, हमको तो इस टोटल जो हमने आकृति मानी है, ये जो भी हमारा बंद पृष्ठ है, ये इस बंद पृष्ठ से निकलने वाला मतलब कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है हमको। तो देखो, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है ना हमको। तो देखो, यहाँ लिखेंगे, आता है संपूर्ण पृष्ठ ए से, संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है बच्चों, ये हमने जो निकाला, ये कितने से, ये जो डी फाई निकाला वो तो निकाला किसके कारण, डी ए के कारण, जो छोटा सा हिस्सा था। अब निकाल रहे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो देखो, संपूर्ण से निकालने के लिए हमको क्या कर देते हैं, हम इसका क्लोज इंटीग्रल, क्या कर देते हैं, क्लोज इंटीग्रल, यानी कि बंद समाकलन। किसका? डी फाई का। तो ऐसे ऐसे ही हम छोटे छोटे हिस्से करके और भी बहुत सारे जोड़ देंगे, तो हमारा पूरा फाई निकल जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब देखो, क्लोज इंटीग्रल फाई, तो डी फाई की वैल्यू ये है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, तो यहाँ पर रख देंगे, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। क्लियर है सभी को? तो देखो बच्चों, जो क्यू होता है वो होता है आवेश, और आवेश का तो हमें पता ही होगा कि वो कितना रखा हुआ है। तो यानी इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू का हमको पता है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट, यानी कि नियतांक। और जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी वैल्यू का भी हमको पता होता है, तो ये भी क्या हो गया, नियतांक। तो यानी ये तो टोटल क्या हो जाएगा, इसका तो इस समाकलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यानी कि जो फाई ई है वो हमारा सिर्फ आएगा किस पर डिपेंड होकर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा, और क्लोज इंटीग्रल अंदर हो जाएगा डी ओमेगा। क्लियर है? अब देखो, जो फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो ऐसे ही, और पूरे पृष्ठ के लिए, कंप्लीट बंद पृष्ठ के लिए जो क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई। पूरे बंद पृष्ठ के लिए जो इसकी डी ओमेगा की क्लोज इंटीग्रल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4 पाई। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई ई कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट और गुणा क्यू। और देखो बच्चों, यही हमारा क्या है, यही तो हमारा गॉस का नियम था। तो ये हमारा हो गया प्रूफ कि यही गॉस का नियम है। तो बच्चों, यही गॉस का नियम है, लिख देंगे नीचे, यही गॉस का नियम है, गॉस का नियम है, ये यही गॉस की प्रमेय है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, आइए इसके कुछ ऐसे न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करते हैं जिसके चांस, ज़्यादातर चांस हैं इस बार बोर्ड परीक्षा में आने की। ठीक है, तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1.17 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और इस बार आने के ज़्यादा चांस है और वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है
कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। यानी विद्युत फ्लक्स का मान दे रखा है उसने हमें 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। और हमसे पूछ रहा है वो कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, यानी कि नेट का मतलब कुल आवेश, बॉक्स के भीतर कुल आवेश कितना है, एक तो हमको वो निकालना है। दूसरा उसने कहा यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, जो इसने ये फ्लक्स 8 × 10⁻³ दे रखा। आगे उसने कहा कि जो बॉक्स के पृष्ठ से कुल जो बहिर्मुखी फ्लक्स है वो कितना है, शून्य है। तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, और अगर ऐसा निकालेंगे तो क्यों, और नहीं निकालने के ऐसा निष्कर्ष तो क्यों नहीं निकालने के, तो ये हमको बताना है। तो आइए बच्चों करते हैं इसको। तो देखो बच्चों, उसने यहाँ पर हम पहले पॉइंट में हमसे निकलवाया है। देखो पहले उसने जो दिया है वो दिया है उसने फाई कितना दिया है, 8.0 × 10⁻³ और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। क्लियर है। अब देखो उसने हमसे ए पॉइंट में पूछा है कि यहाँ से आप हम क्यू का मान निकाल के दिखाइए कि क्यू का मान कितना है। क्लियर है। तो देखो आपने पढ़ा है अभी गॉस के नियम से, है ना, गॉस के नियम से। तो आपने पढ़ा गॉस का नियम अभी होता क्या है कि फाई ई बराबर क्यू और मल्टीप्लाई 1/ε0, ये तो होता गॉस का नियम। और हमको क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो इस ε0 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस ε0 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाई ई और मल्टीप्लाई ε0 बराबर कितना, क्यू, ये आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो बच्चों क्यू की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई ई और गुना ε0। फाई ई की वैल्यू कितनी है ऊपर से उठा लेंगे, 8 × 10⁻³ और ε0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों बताओ, ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। क्लियर। ये होती है ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है। तो यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 60×5 40, हंसी लगे 4, 8 8 64 और 4 68, हंसी लगे 6, 8 8 64 और 6 70, इतना आ जाएगा। और गुणा 10 की पावर कितना, 12 में से 3 घटाओ, कितने बचे, -9। क्लियर। तो देखो Q बराबर, अब ये पॉइंट अगर हम यहाँ लगा दें तो ये हो जाएगा 0.708 और मल्टीप्लाई, तो 2 पावर कम हो जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी, 7। अगर इस पॉइंट को हम इस 0 से भी इधर कर दें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.07 और इस 8 का एक इधर ऐड कर देंगे, तो 8 का एक इधर ऐड कर देंगे, 0 में एक ऐड करेंगे तो एक ही आ जाएगा। और गुणा 10 की पावर कितना, -6 कूलाम, तो ये कूलाम आ गया। तो देखो बच्चों अगर हम यहाँ से 10 की पावर -6 को लिख सकते हैं माइक्रो, तो ये आ जाएगा 0.071 और माइक्रो कूलाम। तो इतना आवेश निकलेगा यहाँ से। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब उसने दूसरे पॉइंट में पूछा इसमें हम कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स क्या है, शून्य है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों, या फिर अगर नहीं निकालेंगे तो ये निष्कर्ष यही नहीं निकालेंगे तो क्यों नहीं निकालेंगे। ठीक है। तो देखो बच्चों बी पॉइंट के लिए अभी हमने पढ़ा था कि गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस के नियम से, और गॉस का नियम कहता है कि जो फाई ई होता है वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है बच्चों। तो देखो उसने अगर हम यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लें तो अभी क्या आई थी यहाँ से, फाई ई और इस ε0 की उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुना ε0। ठीक है। तो उसने कहा है कि इसका जो नेट बहिर्मुखी फ्लक्स जो हो वो कितना है, शून्य है, यानी ये क्या है, शून्य है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि देखो उसने दिया है कि फाई ई क्या है, शून्य है, तो जैसे यहाँ पर शून्य रखेंगे तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, शून्य गुना ε0। तो क्यू बराबर आ जाएगा यहाँ से शून्य। तो यानी आवेश क्या होगा यहाँ पर, शून्य होगा। तो ये जब आवेश इसका शून्य होगा तो हम बोल सकते हैं कि हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, यानी शून्य आवेश। या फिर हम बोल सकते हैं कि उसके भीतर मतलब और भी अन्य आवेश भी हो सकते हैं। अन्य आवेश का मतलब जैसे कि कुछ प्लस के हो सकते हैं, कुछ माइनस के हो सकते हैं, तो कुल फ्लक्स उससे भी 0 गुजरेगा। ठीक है बच्चों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।